तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल दी एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्री का पेपर हुआ था एचसीएस का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एज एन पॉलिटी टीचर मैं पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपके, उनको डिस्कस कर रहा हूं। तो टोटल 17 क्वेश्चन आए थे। ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 47 है। अब देखिए, ये क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर सकता है अच्छी तरह जिसने आर्टिकल 18 को डेप्थ में पढ़ा है। और आर्टिकल 18 से जो रिलेटेड केस है, जो बालाजी वाला केस है, वो आपको आपकी लक्ष्मीकांत में भी मिल जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डायरेक्ट जो कॉमन बुक है लक्ष्मीकांत, उससे पूछा गया है, राइट। और आर्टिकल 18 से रिलेटेड केस भी अभी तक एक ही है, वो है बालाजी वाला। तो ये एक आसान होता है, राइट। तो जिसने केस स्टडी नहीं किया था उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि वो केस से पूछा गया था, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, 2 स्टेटमेंट दिए थे और पूछा था इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों ही सही है। तो पहला स्टेटमेंट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ये पूछा गया था। दूसरा था बालाजी वाला केस। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो शुरू करने से पहले देखिए, एक जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी एक कोट है बहुत अच्छी। वो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वी विल केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व द एम दैट फेस अस। देखिए, आपने क्या करना है, आपका जो एम है अभी, जो एक तरह की प्रॉब्लम है, वो है मेंस, जिनको लगता है उनका प्री क्वालिफाई हो गया। तो आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप और केयरफुली और एक सिस्टमेटिक वे में ये जो चैलेंज है उसको सॉल्व करना है। अगर ये पैटर्न आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो मेंस है वो क्लियर होगा, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको यहीं पर कुछ क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 18 को लोग सोचते हैं बहुत आसान है। नहीं, इसमें आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। वो 4 बातें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखेंगे। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है इसमें एक स्टेट के लिए बाउंडेशन बनाई है। स्टेट की जो परिभाषा होती है वो एग्जैक्टली थोड़ी टेक्निकल होती है। वो आप पॉलिटिकल साइंस में, जब भी हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चलेंगी ऑप्शनल, तब आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल पॉलिटी में समझने के लिए, पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आप इसको राज्य मान सकते हैं या कंट्री मान सकते हैं या देश मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा इसको हम कंट्री मान लेंगे, चल जाएगा, राइट। दूसरा है सिटीजन की बात की गई है। अब सिटीजन क्या होता है? सिटीजन वो होता है जिसके पास नागरिकता होती है, ठीक है, जिसके पास नागरिकता होती है। अब जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने तो कभी नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया, राइट। आप में से बहुत लोग, देखिए, जो लोग यहीं पैदा होते हैं और उनके माँ बाप जो ऑलरेडी परदादा यहीं रहते हैं, तो उनको एक नागरिकता अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली नागरिक होते हैं। तो यहाँ पर नागरिकों की बात हो रही है, जिनके पास नागरिकता होती है, ठीक है। थर्ड, हम बात करेंगे फॉरेनर्स की। फॉरेनर्स वो हो गए जिनके पास नागरिकता नहीं है, सिंपल, जिनके पास नागरिकता नहीं है वो फॉरेनर्स होते हैं। तो ये 3 पहलू मैंने आपको बताए हैं, पर स्टार्टिंग में मैंने बोला था 4। अब वो चौथा पहलू क्या है? चौथा पहलू ये है कि जो ये सिटीजन है, जो नागरिक है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है टाइटल, ये बात याद रखेंगे, टाइटल। और एक होता है जैसे कि जो एम्यूलमेंट होता है, यानी कि जैसे पैसा मिल जाना, इस तरह से, जैसे नौकरी, ठीक है। नागरिकों को 2 भागों में बांटा जाएगा इस आर्टिकल 18 के हिसाब से। एक है टाइटल, एक है एम्यूलमेंट, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने 1, 2, 3 और ये 4, तो ये आपको याद रखना है, तब ये आर्टिकल 18 आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। वो लगता ईजी है पर है नहीं, अभी आपको समझ में आएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब शुरुआत हम करते हैं। देखिए, आर्टिकल 18 बात करता है जो टाइटल होते हैं, जो उपाधियां होती हैं, उसको एबॉलिश करने की, ठीक है, उसको एकदम समाप्त करने की बात करता है, राइट।
तो यहीं से लगता है बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए ऐसा है, जो पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जिम्मेदारी हम एक राज्य यानी कि स्टेट की देंगे। स्टेट यानी कि अब देश, कंट्री। तो ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी भी तरह की जो उपाधि होती है, जो टाइटल होता है, उसको बैन करेगा। परंतु इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है आपका जो मिलिट्री और जो एकेडमिक है, यानी कि जो मेरिट बेस होता है। जैसे मिलिट्री का एग्जाम्पल है कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, ये उपाधि दी जा सकती है मिलिट्री में। और वैसे ही आपकी एकेडमिक होती है, जैसे कि आप पीएचडी करते हैं तो आप डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फील्ड में आप, यानी कि राज्य, अभी मैं राज्य को कह रहा हूं, राज्य किसी भी तरह की उपाधि नहीं देगा। अब इसको ज्यादा बेहतर हम समझते हैं कि ऐसी कंडीशन देखते हैं जहां पर राज्य जो है, जो हम पे शासन प्रशासन कर रहा है, वो उपाधि दे, तो क्या कंडीशन बनती है। तो आप ब्रिटिश काल में आ जाइए। ब्रिटिश काल में आपको पता है शासन प्रशासन ब्रिटिशर्स के पास था। तो आइए समझते हैं। अब ब्रिटिश जो साम्राज्य था वहां आते हैं। तो वहां आपने देखा था ब्रिटिशर्स क्या करते थे, राजा महाराजा की उपाधि दे देते थे। और ये उपाधियां जो होती थी ये अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटी होती थी, यानी कि राजा का बेटा राजा ही बनता था, महाराजा का बेटा महाराजा। अब देखिए ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों करते थे, जब किसी को महाराजा, जो पटियाला के शासक होते थे उनको महाराजा बोल देते थे। अब वो जो शासक था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए क्या हो जाता था, लॉयल, क्योंकि उसे अन्य लोगों से ज्यादा तवज्जो मिलता था। तवज्जो मीन्स इंपॉर्टेंस मिलती थी, राइट। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, भारतीयों को डिवाइड कर देते थे ऐसे। अब इसी को वर्तमान में देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा भारत अखंड होना चाहिए, राइट। पर ये अगर उपाधि आज भी चलाई जाएगी तो ये खंडित हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा भारत का, राइट। इसीलिए राज्य के लिए साफ मना किया गया है कि वो किसी भी तरह की उपाधि नहीं देगा। जो इसमें एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो है आपका एकेडमिक और मिलिट्री, राइट। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो सिटीजन है, यानी कि जो नागरिकता है जिनके पास, उनके लिए नियम। पहला वाला राज्य के लिए, अब सिटीजन के लिए। देखिए जो सिटीजन है वो कोई भी सिटीजन हो, कोई भी, आप, मैं, कोई भी, वो किसी भी हालत में जो फॉरेन स्टेट है, जो विदेशी राज्य होते हैं, उनसे आप किसी भी तरह का कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं। यहां पर आपको अगर कोई विदेशी देश अगर आपको आपके अचीवमेंट के लिए अगर कोई आपको मुद्रा देता है, यानी कि मनी देता है, तो आप ले सकते हैं। ये बात याद रखेंगे, मुद्रा ले सकते हैं पर टाइटल नहीं ले सकते। ये बात याद रखेंगे, राइट। टाइटल नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। कौन? अगर आप नागरिक हैं, अगर आपके पास नागरिकता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे। तो पहला राज्य की बात हो गई है, दूसरा नागरिक की बात हो गई है कि आप नागरिक हैं तो आप टाइटल नहीं लेंगे, पर अगर कुछ मॉनिटरी है वो ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, तीसरा है फॉरेनर्स। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, फॉरेनर्स से हमारा क्या मतलब? फॉरेनर्स तो अपने देश के नागरिक हुए ना, भारत में उनका क्या मतलब? भारत जो है वो कैसे किसी फॉरेनर को कंट्रोल कर सकता है? कर सकता है कैसे? अगर वो फॉरेनर भारत से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। या तो वो फॉरेनर के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। अब प्रश्न आ गया, सर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? तो इसकी जो रियलिटी है वो ये है कि आज तक इसकी पूरी परिभाषा पता नहीं चलती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। कैसे? जैसे आपको जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है न्यायपालिका ने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर हम आपको समय समय पर बताएंगे, तो इसीलिए इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं बनती है। वैसे ही जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसमें भी यही बोला गया है कि जो माननीय न्यायपालिका होती है वो इसको वक्त वक्त पे बताएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको आज भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा नहीं आती है तो ऑलरेडी इसकी परिभाषा अभी पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, ये परिवर्तनशील है समय के साथ, राइट। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अगर किसी फॉरेनर ने कोई भारत के राज्य का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण किया हुआ है, यानी कि उसमें वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऑक्यूपाई किया हुआ है, या किसी ट्रस्ट, भारत का कोई ट्रस्ट है उससे वो जुड़ा हुआ है, तब इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, अगर ये दोनों कंडीशन में वो जुड़ा हुआ है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो टाइटल नहीं ले सकता। तो यहां से दो बातें निकलती हैं। अगर राष्ट्रपति ने हां बोला तो ले सकता है,
राष्ट्रपति ने ना बोला तो नहीं ले सकता। और विदेशी फॉरेनर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट से। अगर कोई विदेशी है, ना वो भारत से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है, ना ही ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो पहला हमने देख लिया है स्टेट, दूसरा हमने देख लिया सिटीजन, तीसरा हमने देख लिया फॉरेनर। अब देखिए जो चौथे में आ रहा है, इसमें आ रहा है सिटीजन और फॉरेन। सिटीजन और फॉरेनर को एक साथ रखा है और आगे नो लिखा है। अब क्या है, पहले केस में अगर आपको याद है, जो सिटीजन की बात हुई थी, जो नागरिक की बात हुई थी, उसमें हमने कहा था वो किसी भी तरह से टाइटल नहीं ले सकता। टाइटल नहीं ले सकता, चाहे उस नागरिक के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। नागरिक के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। और वहीं अगर फॉरेनर की बात की जाए, फॉरेनर अगर हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा है या ट्रस्ट से जुड़ा है भारत के, तो वो टाइटल तभी ले सकता है जब हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो उसे परमिशन देंगे, अनुमति देंगे, राइट। अब यहां पर क्या है, अब बात है फिर से सिटीजन और फॉरेनर की। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, अब नागरिक ने भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैप्चर किया हुआ है, या ट्रस्ट, तो ऐसे केस में क्या होगा कि किसी भी तरह का जो प्रेजेंट है या एम्यूलमेंट है और एनी ऑफिस फ्रॉम द अंडर द फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूं। एम्यूलमेंट मतलब होता है प्राइस, ठीक है। जैसे आप फॉरेन में पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने काफी अच्छा किया है, तो फॉरेन आपको एक स्कॉलरशिप देती है। फॉरेन ने क्या कहा, किसी मान लेते हैं कनाडा ने आपको स्कॉलरशिप दे दी है। स्कॉलरशिप किस फॉर्म में दी जाती है, पैसे, वो उस कंट्री की जो भी मनी है उस फॉर्म में आपको दिया जाएगा, राइट। अब वो पैसा क्या आप ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। एज एन सिटीजन क्या आप ले सकते हैं? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर आप एज ए नागरिक, अगर आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है भारत का आपके अंडर, या कोई ट्रस्ट है, अगर आप भारत के नागरिक हैं, तब आप वो जो स्कॉलरशिप है, वो जो पैसा है, वो तभी ले सकते हैं जब आपको राष्ट्रपति अनुमति देंगे, तभी ले सकते हैं। और वही बात फॉरेनर पे भी लागू होती है। तो यहां पर जो कंफ्यूजन बनता है, मैं उसको फिर रिपीट कर देता हूं। पहली वाली कंडीशन जो नागरिक की थी वो थी टाइटल से रिलेटेड। नागरिक है, चाहे उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, चाहे उसके पास ट्रस्ट है या नहीं है, वो किसी भी सूरत में उपाधि नहीं ले सकता किसी अन्य देश से। उसमें प्रेसिडेंट की हामी की तो बात ही नहीं है। परंतु बात स्कॉलरशिप की है, मान लीजिए जो मैंने उदाहरण दिया, और आप भारत के नागरिक हैं, तो क्या आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो वो डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ये बात याद रखेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। अब मैं आ रहा हूं केस में। केस क्या है कि बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 का केस है। देखिए इसमें मैं एक स्टोरी आपको पहले बता देता हूँ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका, मैं पहले वो आपको दिखा देता हूँ। जो ये नेशनल अवार्ड्स हैं, हमारे 4 मुख्यतः नेशनल अवार्ड माने जाते हैं। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये 1954 में लाए गए थे। आई रिपीट, कब लाए गए थे? 1954 में। आप अपनी स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1977 में। जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। डिसकंटिन्यू इसलिए गया था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट चली गई थी, क्योंकि अनुच्छेद 18 की बात है, मौलिक अधिकार की बात है। तो रिट चली गई थी कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो भारत, जो खंडित भारत है, माफ कीजिएगा, जो अखंडित भारत है, जो अखंड भारत है, उसको खंडित किया जा रहा है। तो फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया था। अब इमेजिन करिए 1977 के आसपास से इसमें स्टे लगा हुआ था, और इसका जो जजमेंट आता है वो 1996 में आता है, जो बालाजी केस है, आपने देखा होगा। तो आइए बालाजी केस में फिर आते हैं। तो 1996 में जब ये बालाजी केस आता है, तो इसमें कहा जाता है कि देखिए ये जो भी अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 बात करता है टाइटल की। क्या बात करता है? टाइटल की। और वो भी कौन से टाइटल की? जो अनुवांशिक होते हैं, जो हेरिडिटी होती है।
और जो ये अवार्ड हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसीलिए राज्य यानी कि देश अगर किसी को उपाधि देना चाहता है इन 4 रूपों में जो मैंने बताया आपको, भारत रत्न वाली बात, दे सकता है क्योंकि टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, पहली बात। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी बोला कि किसी भी तरह से जिस व्यक्ति को ये टाइटल यानी कि जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, टाइटल इसको मत बोलिएगा, टाइटल की कैटेगरी में नहीं आता है, मैंने टाइटल बोला, जो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये अवार्ड वह व्यक्ति ना ही अपने जो उसका नाम होता है अपने नाम के आगे ना पीछे सफिक्स और प्रीफिक्स में इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको ये अवार्ड वापस देना पड़ेगा राज्य को। तो यानी कि अगर मानते हैं जैसे जो लेट लता मंगेशकर हैं उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, पर कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि भारत रत्न लता मंगेशकर, वो गलत हो जाएगा। तो नाम के आगे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी केस में साफ बोला। तो ये हिस्ट्री आप याद रखिएगा, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि इस केस से ये आया कि ये टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं ये अवार्ड, परंतु आप अपने नाम के ना आगे ना पीछे इनका इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो यहां से देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा दे दिया है, तो ये बात याद रखेंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का पहला स्टेटमेंट क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ये तो पहले गलत हो गया, टाइटल तो ले ही नहीं सकते, उसमें तो प्रेसिडेंट भी पिक्चर में नहीं आते। हाँ, अगर एम्यूलमेंट की बात है तो प्रेसिडेंट की आज्ञा अगर होगी तो ले सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत। इन बालाजी राघरम इंडियन फेडरेशन 1996 वाले केस में द सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस द पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इज अ टाइटल। इज अ टाइटल कहां से हो गया, ये तो टाइटल की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये तो टाइटल की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो यहीं से ये गलत हो गया। मैंने अभी बताया कि इस केस में क्या आया था कि जो आपके जितने भी अवार्ड हैं वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते, तो यहां पर बता दिया टाइटल, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर है नीदर 1 नॉर 2। तो देखिए ये आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत से पूछा गया है, डीडी बासु से पूछा गया है, और आपके पी कश्यप जो बुक है उससे डायरेक्ट आया हुआ है। तो यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि आप डायरेक्ट जब तक आप वो केस स्टडी नहीं, पॉलिटी के क्वेश्चन तभी आपसे अटेम्प्ट होंगे क्योंकि वो जब तक आप केस स्टडी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब लेवल बढ़ चुका है। अब सीन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि केस स्टडीज से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सिविल सर्विसेज लेवल के, चाहे वो यूनियन लेवल हो चाहे वो स्टेट हो, क्योंकि अब लेवल सभी का बढ़ गया है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जैसे कि HCS से रिलेटेड कुछ हमारा जो कोर्स है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो आपको पता ही है कि हमारे 3 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीनों के लिए आपके लिए ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई गई है जो केवल मात्र 6,999 में है। और अगर आप केवल जो हमारा ये बंडल वाला पैकेज है जिसमें आपको सिर्फ लेक्चर और स्टडी मटेरियल चाहिए, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं होंगे, ये भी आपको 6,999 का पड़ेगा। और अगर जो आप पूरा का पूरा जो पैकेज है, आई मीन इसमें पूरा का पूरा बंडल है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है और जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो भी मिलते हैं, एंड इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999। तो जैसा कि आपको पता है अब तो एक्सपेक्टेड डेट भी बता दी गई है, 12 या 13 अगस्त की है, तो आपके पास समय कम है, तो फटाफट आप एनरोल हो जाइए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। जय हिंद।